सीमा जी आज वैसे ही 2 बार छत से चढ़ उतर चुकी थी और किंचित थक भी गई थी कि तीसरी बार जब डोरबेल बजा तब उन्होंने झुंझलाकर दरवाज़ा खोला और भी गुस्सा आ गया। देखा सामने एक लड़का खड़ा था जो यकीनन पहली बार इस घर में आया था, पर उन्होंने उसे बाजार जाते हुए या पार्क में टहलते हुए 2-1 बार उसे प्रिया को नमस्ते करते हुए ज़रूर देखा था। इसलिए ना चाहते हुए उनकी आवाज़ में तल्खी आ गई, क्या है? इतना क्या बावला होकर डोरबेल बजाया जा रहा है? मैं आ तो रही थी ना, कहीं मर तो नहीं गई थी? उनकी डांट से सपका कर वे लड़का बोला, आंटी यह घर प्रिया मैडम का है ना, ज़रा प्रिया जी को बुला दीजिए, उन्हें हमारे प्रोग्राम में इनवाइट करना है। यह घर प्रिया का नहीं, ये मेरा घर है। तुमने यह नाम की तख्ती नहीं देखी क्या? तो फिर तुमने ऐसे कैसे पूछ लिया कि प्रिया का घर यही है? सीमा जी ने उस लड़के को घूरते हुए गुस्से से कहा। सीमा जी की तेज़ कर्कश आवाज़ अगल बगल के पड़ोसियों ने तो सुना ही, और सामने वाली मिश्राइन तो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई और गेट से बाहर आकर सुनने लग गई कि अब देखें आगे क्या तमाशा होने वाला है। और उधर रसोई में काम करती हुई प्रिया के हाथ एकदम रुक गए और सांस ऊपर की ऊपर रह गई कि पता नहीं अब सीमा जी उसे अंदर आकर कितना कुछ सुनाएंगी। आज तो उनका गुस्सा झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर वो लड़का तो इनविटेशन कार्ड देकर चला गया। अब जब सीमा जी ने गेट बंद किया और बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो बाप बेटे चुपचाप चाय पीने का स्वांग करने लगे। दोनों को पता था कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है, विस्फोट होने ही वाला है, और फिर सीमा जी बेचारी प्रिया को क्या क्या सुनाएंगी उसका कोई ठिकाना नहीं। सबसे ज़्यादा तो उन्हें प्रिया पर तरस आ रहा था और सीमा जी का बड़बड़ाना चालू था कि गेट के सामने ही नेम प्लेट का इतना बड़ा बोर्ड लगा है, वहाँ पर साफ साफ बड़े अक्षरों में सीमा सदन लिखा हुआ है, लेकिन इन मुँहों को दिखता नहीं। अरे ऐसे कैसे कहते हैं प्रिया का घर है? हाँ, प्रिया इस घर की बहू है और इस नाते इस घर में रहती है, पर यह घर तो उसका नहीं है ना। कहाँ तो हमने सारी ज़िंदगी की कमाई लगाकर ये घर बनाया और जो जब आकर उस पर मेरा नाम लिखा गया है, पर इस घर में कुछ लोगों को इतना भी बर्दाश्त नहीं होता है इस घर को अपना बताकर और मेरे जीते जी इस घर को हथियाने पर तुले हुए हैं। अभी वे कुछ और देर तक बड़बड़ाती रहती कि तभी प्रिया ने उनसे पूछ लिया कि माँ जी रात के खाने में क्या बनेगा। उन्होंने प्रिया के ऊपर से नीचे तक देखा और उसी गुस्से में कहा कि तुम्हारे जान पहचान वाले लोग क्या तमीज़ से बात करना नहीं जानते? अब इसका क्या जवाब दे प्रिया? प्रिया को तो पता था कि अब वे कुछ भी कहेगी तो उसकी सास को बुरा ही लगेगा, क्योंकि सीमा जी ने अभी जानबूझकर ये बात छेड़ी थी कि वे प्रिया की बेइज्जती कर सकें, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अभी घर में सब कोई है और लगभग सबके कान इधर सास बहू की बात सुनने में ही लगे हुए हैं। इसलिए प्रिया ने धीरे से कहा, मैं अनिल को समझा दूंगी माँ जी, अगर उसने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि प्रिया की आवाज़ में पर्याप्त विनम्रता थी, लेकिन सीमा जी को उस विनम्रता में भी एक दृढ़ता का आभास हो रहा था, जिससे वह कुछ ज़्यादा ही कुढ़ गई और अपने शब्दों को कुछ और तीखा बनाते हुए बोली, बात यह नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा या सही कहा। क्या तुमने उसे यह नहीं बताया कि यह घर मेरे नाम से है? तुम्हें अभी इस घर में आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और तुमने ये सबको बता रखा है कि यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे पति के नाम से है, ताकि तुम जल्दी से जल्दी मुझे और अपने ससुर जी को स्वर्ग पहुंचा दो और इस घर पर राज कर सको। इस वक्त बातें तो सीमा जी इतनी अनर्गल कर रही थी कि प्रिया का मन किया कि तुरंत उन्हें टकासा जवाब दे दे कि ये क्या फालतू बात कर रही हैं, पर वे किसी तरह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर जब्त कर गई और बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उस लड़के को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब ज़रा बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनेगा, ताकि टाइम से खाना बना दूँ। मुझे फिर सुबह जल्दी उठना होता है। पता नहीं ऐसा क्या सुन लिया उन्होंने प्रिया के मुँह से कि फिर से बिदक गई और थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ, तुम तो यही दिखाना चाहती हो कि तुम ही एक नौकरी करती हो, सो तुम्हें सुबह उठना होता है। क्या हम लोग बस बैठे ठाली हैं? कभी कभी उठे कभी भी खाएं पिएं, उससे क्या? अब प्रिया ने बहुत धैर्य से कहा, माँ जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है कि आपने इस घर के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे अमन भी बताते रहते हैं कि जब आप ब्याह कर आई थी तब सब किराए के घर में रहते थे। आपने सीमित आय में भी इस घर को जिस तरीके से चलाया वे काबिले तारीफ़ है। इतना तो किसी एमएनसी के बड़े बड़े एडवाइज़र भी नहीं मैनेजमेंट का ये गुण नहीं जानते जितना आपने घर को बैलेंस करके रखा। और
आज बचत करके इतना आलीशान और आरामदेह घर बनवाया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप हैं तो इस घर में खुशियाँ हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तुम्हारी सास एक लक्ष्मी पात्र स्त्री हैं जिन्होंने इतना संयम रखा और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है। प्रिया का इतना कहना था कि ऐसे लगा कि जैसे कोई पत्थर पिघल गया हो। सीमा जी स्वर में मुलायमियत लाकर बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरे बेटे ने सब बताया है कि मैंने इस घर में कितनी मुश्किल से खड़ा किया है। तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो, मुझे नहीं पता था। ये बात सच है कि इस घर को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है कि आज भी सब याद है। कई बार मजदूर कम पड़ जाते थे तो मैंने ईंटें तक उठाई हैं। कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो अपने गहने तक बेचने पड़े, तब जाकर ये घर तैयार हुआ है। इस घर की एक एक ईंट से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। बोलते हुए भावावेश में सीमा जी रोने लगी। बड़ा ही भावुक दृश्य हो गया था। सब बरामदे पर इकट्ठा हो गए थे। अमन ने आगे बढ़कर सीमा जी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ हम सब आपके हैं और आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आप प्रिया को गलत मत समझिए। हम जब भी अकेले बैठते हैं तो आपकी बहू आपकी बहुत तारीफ करती हैं और आपकी तरह ही परफेक्ट गृहिणी बनना चाहती हैं। और फिर सबने देखा। रोते रोते भी सीमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे प्रिया को गले लगाते हुए बोली, अच्छा तो मेरी बहू मेरी तरह बनना चाहती हैं। अब प्रिया कुछ कहती, इसके पहले ही सीमा जी कहने लगी, मेरी तरह नहीं बनना। मैंने बहुत त्याग किया, अपने बारे में कभी सोच भी नहीं पाई, ना कोई शौक मौज किया, ना कभी अच्छा खाया ना पहना। बस सारी जमा पूंजी बच्चों को बड़ा करने और घर बनाने में लगा दी। पर तुम जिंदगी में अपने शौक भी पूरे करना। तुम्हारे पीछे तो मैं हूँ ना। मेरे पीछे तो मेरे सास ससुर नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सास बहू नहीं बल्कि बेटी और माँ गले लग रही हो। सीमा जी ने जब ये जाना कि उनकी बहू उनकी प्रशंसा करती हैं और उनको अपना आदर्श मानती हैं तो उनके मन का सारा मेल धुल गया। और इधर प्रिया भी आश्चर्यचकित थी कि अचानक सास में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ऊपर से कठोर नारियल के अंदर की मिठास की तरह सास का स्वभाव भी निकला। अब प्रिया धीरे धीरे समझ रही थी कि किसी का व्यवहार अचानक ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। बस समझदारी और अपनेपन से रिश्ते करीब आते हैं। बुजुर्गों को बस थोड़े से प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, फिर वे अपना पूरा प्यार लुटाते हैं। सीमा जी के स्वभाव के कर्कशता भी धीरे धीरे प्रिया के प्रेम भाव से कम होती जा रही थी। दोनों सास बहू फुर्सत के लम्हे अपने कमरे में ना बिताकर एक साथ बिताती थीं। ये चमत्कार कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझा, अपनी बातें की और मन की बातें खुलकर बताई, अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी शेयर की। तब जाकर दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड बना था। दोनों समझ रही थी कि कोई भी रिश्ता एक दिन में अच्छा नहीं होता, बल्कि लगातार मेहनत की ज़रूरत है। और सास बहू के रिश्ते में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कभी कभी दोनों की हंसी से घर का आंगन गूंज उठता था। ऐसा लगता था कि खुशियां आकर इस घर में ठहर गई हैं। अब कोई अगर पूछता था कि क्या ये घर प्रिया मैडम का है, तो सीमा जी नाराज़ होने के बजाय बहुत ही प्यार से कहती, हाँ ये प्रिया मैडम का भी घर है। और अगर तब भी कोई नहीं समझता तो नेम प्लेट दिखाकर उल्हाने देकर कहती, तुझे इतने बड़े नेम प्लेट में प्रिया का नाम नहीं दिखता है क्या? क्योंकि अब उस नेम प्लेट के नीचे परिवार के हर सदस्य के साथ प्रिया का नाम भी लिखा जा चुका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।